हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका हमने 10 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हमें पढ़ना है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं उनके संस्थापक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध कौन रहा है? एनी बेसेंट। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सर सैयद अहमद खान ने संगठन को स्थापित किया था। कौन से संगठन को स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने? ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ हुआ था देवदासियों की मदद के लिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापित किया गया था सन 1932 ईस्वी में। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी गोपी मोहन देव ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? इवान इलीच ने दी है। महात्मा गांधी ने अहमदा में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी सन 1917 ईस्वी में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता कौन थे? फजलुल हक थे। कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण हुई थी? एनी बेसेंट के कारण हुई थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? जीडी बिड़ला थे। और पूछा जाए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी महात्मा गांधी ने, पर संस्थापक जो अध्यक्ष थे इनका नाम है जीडी बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना सिबली नुमानी ने की थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिन नाथ मुखर्जी ने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व। अब हम कुछ पढ़ेंगे संगठन और उनके संस्थापक। इंडियन नेशनल आर्मी, इसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी, इसके संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना थे। मित्र मेला, इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। और होम रूल, इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। अब हम कुछ व्यक्ति देखेंगे, उनके संगठन देखेंगे। सरदार अजीत सिंह, इनका संबंध है भारत माता सोसाइटी से। भगत सिंह, इनका संबंध है नौजवान भारत सभा से। चंद्रशेखर आजाद, इनका संबंध है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन से। और विनायक दामोदर सावरकर, इनका संबंध है अभिनव भारत समाज से। अब हम कुछ संगठन और उनके स्थापना वर्ष देखेंगे। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज, इसकी स्थापना हुई थी 1825 में। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। और अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। अब हमें पढ़ना है भारत के विभिन्न गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। मेरठ संघयंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन वायसराय के कार्यकाल में चला था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी, जब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। ये किसका मानना था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में माले मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी वर्ष 1909 में। 1809 में लॉर्ड जॉर्ज टी मेकॉफ 1809 में लॉर्ड जॉर्ज टी मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसके किसके बीच हुई थी अमृतसर संधि? जॉर्ज टी मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति तैयार की जिसे वेबगत का सिद्धांत
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाने लगा है। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। एल्फिंस्टन 1927 के दौरान भारत के बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहे जाते हैं। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। राजनंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया गया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के संबंध में भारत का वायसराय था, तब कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर ने। ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो तब उसके गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। बनारस के राजा चैत सिंह ने 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। किसे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस के राजा चैत सिंह को। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव वर्ष 1743 में भारत आए थे। कब आए थे रॉबर्ट क्लाइव? भारत 1743 में। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था किसे? कॉलिन मैकेंजी को। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था वर्ष 1793 में। 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन थे? लॉर्ड रिपन। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी कब? 1858 में। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। थॉमस बेमिंगटन मैकॉले ने भारतीय दंड संहिता पर मसौदा तैयार किया था, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान नहीं होंगे। वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वो कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट ने बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी। किसने?
चालू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एचिसन कमीशन 1886 को भारतीय नागरिक सेवाएं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रॉमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए थे। लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है? तो ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। वह गवर्नर जनरल जिसमें पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था, इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के पहले वायसराय। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के नियुक्त में कौन नियुक्त किया हुआ था? तो ये हुए थे रॉबर्ट क्लाइव। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः लौटे थे कब? 1767 में। भारत का वह वायसराय जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, तो इनका नाम है लॉर्ड रिपन। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण किया था। भारत का वह पहला वायसराय जिसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, उसका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। वह वायसराय जिसने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक राजस्व डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। क्या नाम है? लॉर्ड इरविन था। इन्होंने डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी। भारत के लॉर्ड लिटन वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। ब्रिटिश भारत के वह वायसराय जिसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण शुरू कराया था, क्या नाम था इनका? लॉर्ड मेयो। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे पेश किया था किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी सहायक संधि की। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था? तो इनका नाम था लॉर्ड इरविन। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। बंगाल सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? बंगाल सती विनियमन लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारत का स्वतंत्रता संग्रह सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे।
1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या था? तो व्यवगत का सिद्धांत किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की। आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है लोक सेवा फादर ऑफ सिविल सोसाइटी का जनक। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था किसे? महात्मा गांधी को। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कर्जन था। भारत में डाक टिकट का चालन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू हुआ था। भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना शुरुआत हुई थी। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, इनका नाम है लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या एक अपराधी के द्वारा की गई थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? जी.के. गोखले ने की है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पर? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन है। भारतीय समाजशास्त्र पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया है जॉर्ज मेटकॉफ ने। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था, इनका नाम है लॉर्ड एलन मोरो। लॉर्ड एलन मोरो ने दास प्रथा की समाप्ति की थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? एमहर्स्ट बने थे। भारत में दीपावली घोषणा की गई थी, लॉर्ड इरविन ने की थी। भारत में सर जॉन सोर की नीति को दर्शाया गया था गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जब स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।